तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास मेरा मोस्ट हेल्पफुल होगा क्योंकि आज हम देखेंगे 2022 के लिए जो मेरा बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर है वो सेट आ गया है और आज हम उस सेट को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडल पेपर बिजनेस स्टडी है क्लास 12 का, हम सेट 1 देखेंगे 2022 का। यहाँ देखिए 2022 का है। इससे पहले भी कई सारे लोग वीडियो अपलोड किए हुए, लेकिन काफ़ी पुराना मॉडल पेपर है और वो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं रहता। अभी जो हम देखेंगे वो ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करें। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। आपको जो समय मिलेगा, टाइमिंग जो मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और जो आपका पूरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव रहेगा। अब यहाँ जो सब है पढ़िएगा अपना, उतना कोई खास चीज़ नहीं है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांट देता है, एक लॉन्ग सेक्शन में, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें देखिए यहाँ देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। निर्देश में क्या दिया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक निम्न दिए गए 4 विकल्प में से किसी एक ही उत्तर सही होंगे। आपको 4 विकल्प मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा, 2 नहीं हो सकता है। केवल 50 प्रश्न का हल करने, प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर की तालिका में चिन्हित करें। इसमें जो आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, बट उसमें से जो आपको टिक जो करना है आपको सिर्फ 50 ही करना है। ऐसा नहीं कि आपको 60 को क्वेश्चन आ रहा है तो 60 का 60 टिक आउट कर दीजिए। अगर आप ऐसा सही भी टिक करते हैं तो आपका जो काउंटिंग हो जो क्वेश्चन का वो 1 से लेकर 50 हो, आगे का जो क्वेश्चन होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए एकदम सही सही टिक कीजिए और 50 से टिक कीजिए, 50 से ज़्यादा नहीं टिक कीजिए। और ये जो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए और बने रहे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, बताइए कि मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। देखिए निम्न प्रबंधक द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंधक द्वारा या सभी स्तरीय प्रबंधक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। वैसे बता दूं, ये जो सभी स्तर के द्वारा, किसके द्वारा होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी, सभी स्तर के प्रबंधक द्वारा किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील इन, क्या करता है, ए अल्पकालीन कोष, बी मध्यकालीन कोष, या सी दीर्घकालीन कोष, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। जो मुद्रा बाजार व्यवहार करता है ये शॉर्ट टर्म फंड करता है। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, अल्पकालीन कोष। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, तरलता निर्माण करता है, तरलता निर्माण करता है, क्या करता है, क्रिएट लिक्विडिटी, संगठित बाजार, असंगठित बाजार, या प्राथमिक बाजार, या गौण बाजार। तो जल्दी बताइए कि 3 का जो आंसर हो, 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का जो आंसर होगा गौण बाजार होगा, सेकेंडरी मार्केट होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है, क्या होगा इसका आंसर, ए निवेश, कंपनी या सरकार या गवर्नमेंट या किसी का नहीं, नन ऑफ दिस। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या पता है तो कमेंट कीजिए, से बता दूं। इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, इसका आंसर सही ए होगा, इन्वेस्टर। क्या होगा इसका सही आंसर, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी, जो कानूनी रूप से लीगली सीबीआई वाज द स्टेबिलिटीज, यानी जो वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा 1992 में स्थापना हुई थी। चलिए, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, क्या होगा इसका आंसर, ए गौण बाजार, या बी प्राथमिक बाजार, या सी गौण बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 6 का सही आंसर क्या होगा। अगर पता है तो आप कमेंट कीजिए, से बता दो। 6 का जो आंसर होगा सही वो प्राथमिक बाजार होगा। क्या होगा सही आंसर इसका, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार, 6 का सही आंसर। चलिए 7 देखते हैं। पूंजी बाजार व्यवहार करता है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, अल्पकालीन कोष के लिए, दीर्घकालीन कोष के लिए, मध्यकालीन कोष, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 7 का आंसर, पता है तो कमेंट कीजिए। वैसे बता दूँ मीडियम टर्म फंड के लिए पूंजी बाजार व्यवहार करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो जल्दी बताइए कि सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या दिल्ली में, या कोलकाता में, या चेन्नई में, या इन तीनों जगह में। जो सेबी का जो कार्यालय है ना वो तीनों जगह, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी और चेन्नई में भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, इन तीनों जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी है, भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी है, ए 20, बी 21, या सी 23 है, डी 24। पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। वैसे इसका सही आंसर होगा सी 23 है। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, कि विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी स्थापना हुई थी।
तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विश्व में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से, या दिल्ली, लंदन या अमेरिका। ये जो स्टार्ट जो हुआ था ना वो भी लंदन से। इसका जो सही आंसर होगा भी लंदन। भारत में उद्यमिता विकास कैसा रहा है। हाँ देखिए, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। बताइए कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम कैसा रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। सफल रहा है, असफल या सुधार के। एकदम नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। क्या रहा है, सफल रहा है, सक्सेसफुल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उद्यमी है एंटरप्रेन्योर, जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म लेता है एवं बनाया जाता है, दोनों ये सभी। तो क्या होगा इसका आंसर, पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उसमें बता दूँ कि जन्म भी लेता एवं बनाया भी जाता है। ये दोनों उद्यमी का क्या है, अब यूनिवर्सिटी भी है और कोई लोग जन्म से ही हुनरबाज यानी कि काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, उसमें नेतृत्व होता है लीडरशिप करने का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद में या मुंबई में या नई दिल्ली या डी चेन्नई। अगर आपको पता है तो इसका आंसर तो जल्दी से कमेंट कीजिए। वैसे बता दूँ ये जो स्थित है ना वो अहमदाबाद में स्थित है। क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर होगा ए होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार या गुजरात सरकार द्वारा। जल्दी से बताइए कि 16 का जो आंसर है वो क्या होगा, बता दूँ। इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि भारत में उद्यमिता का भविष्य है कैसा है, अंधकार में है, उज्जवल है, कठिनाई में है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। ये उज्जवल है, ब्राइट है, ठीक है ना। ज़्यादा अंधकार ही कह सकते हैं, कठिनाई भी कह सकते हैं। ये कैसा है, तो ये उज्जवल चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है। इसमें से जो कौन सा है जो उद्यमिता की विशेषता नहीं है। जोखिम लेना, नवाचार करना, सृजनात्मक क्रिया या प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो जल्दी बताइए कि इसका जो 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पता है तो कमेंट कीजिए। वैसे बता दो जो निम्न में से उद्यमिता की विशेषता नहीं है, प्रबंधकीय शिक्षण, मैनेजरियल ट्रेनिंग। चलिए क्वेश्चन लास्ट है 19 है कि निम्न में से कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है। देखिए, वह व्यवसाय का स्वामी होता है, वह जोखिम वहन करता है, उत्पादन क्रियाओं में परिचालित करता है, वह व्यावसायिक अवसरों की खोज करता है। तो इनमें से जो कौन सा संदर्भ है जो सही होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा ही कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा उत्पादन क्रियाओं को परिचालित करता है। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। चलिए, उद्यमी के कार्य है, जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उद्यमी के कार्य है, क्या कार्य है, व्यावसायिक विचार की कल्पना करना, परियोजना संभाव्यता अध्ययन या उपकरण की स्थापना करें या उपयुक्त सही। तो जल्दी बताइए कि 20 का जो आंसर होगा ये डी होगा। क्या होगा आंसर, 20 का डी होगा। देखिए, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। क्या एक क्रेता की सावधानी के लिए, विक्रेता की सावधानी के, इनमें से कोई भी नहीं है, ये सभी। तो जल्दी बताइए कि 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। वैसे बता दूँ इसका जो आंसर होगा विक्रेता की सावधानी का नियम। क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन, हेनरी फ्यूल एक था। देखिए हेनरी फ्यूल क्या था, 22 का आंसर बताइए क्या होगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है। सामाजिक वैज्ञानिक था, खनन इंजीनियर था या लेखाकार था या उत्पादक इंजीनियर था। अगर पता है आपको तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। 21 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ये कौन था, हेनरी फ्यूल एक खनन इंजीनियर था। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है। पहचान करना, निष्पादन करना, हो रहे परिवर्तन का सामना करना या सभी। पता है 23 का आंसर तो बता दीजिए क्या होगा। वैसे इसका आंसर होगा ये सभी, डी होगा। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया का अंग है। आंतरिक संगठन, प्रभागीय संगठन, कार्यात्मक संगठन या स्वायत्त शक्ति शासित संगठन का। तो जल्दी बताइए कि 24 का जो आंसर है वो क्या है। अगर पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, इसमें बता दूँ ये प्रभागीय संगठन का। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, प्रभागीय संगठन। 25 कर्मचारियों का चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। क्या होगा, ए निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी अधिकारियों का, ये सभी। 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये ऑल ऑफ दिस होगा, ये सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। अब्राहम मास्ले की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। सुरक्षा आवश्यकता, संबंध आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, प्रतिष्ठा आवश्यकता है। तो जल्दी बताइए 26 का जो आंसर होगा वो आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। क्या होगा, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। 27 है, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है।
बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक। ए प्रशिक्षण समय सारणी, बी बजट, सी नेटवर्क या डी उत्तरदायित्व। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे बता दूँ 27 का जो आंसर होगा वो बी होगा, बजट होगा। चलिए, राजकोषीय बिल मूलतः होते हैं अल्पकालीन फंड उधार के परपत्र, दीर्घकालीन फंड उधार के परपत्र या पूंजी बाजार के एक पत्र, ये उपयुक्त सभी। 28 का आंसर क्या होगा, तो अल्पकालीन फंड के उधार पत्र। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, उत्पाद अंतराल्य यानी मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक है कौन कौन है। ए विपणन, उत्पादन या सी वित्तीय, ये सभी। 29 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। वैसे बताइए 29 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा, ए, यानी कि विपणन होगा, मार्केटिंग होगा। क्या होगा, ए। मेस्ले का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथ्य द्वारा शासित होता है। लोग सार्वभौमिक रूप में आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, ये लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप में प्रेरित होते हैं, ये लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित हुए। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 30 का जो आंसर है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका आंसर होगा सी होगा, लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। ठीक है। 31, कार्यशील पूंजी का स्रोत है देनदार, बैंक अधिविकर्ष, रोकड़ बिक्री, इनमें से सभी। ये क्या हुआ है, 31 का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा इनमें से सभी होगा। क्या होगा इसका आंसर, इनमें से सभी। चलिए, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है संस्था का आकार, निर्माण क्रिया की अवधि, कच्चे माल की उपलब्धता, या उपयुक्त सभी। क्या होगा 32 का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दिए, इसमें बता दूँ। इसका आंसर होगा डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 या 34 देखते हैं। इस पे जो यही इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरा 33 है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है दैनिक उपयोग का भुगतान करने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, लेनदार भुगतान करने के लिए। तो जल्दी बताइए कि 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। वैसे बता दूँ जो 33 का जो आंसर होगा बी होगा, भूमि खरीदने के लिए। क्या होगा 33 का आंसर, बी, भूमि खरीदने के लिए। 34, बोनस निर्णय के निर्धारक है कौन, लाभों की मात्रा, कोष में तरलता या कंपनी की आयु, इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है क्या है, ऐच्छिक है, अनिवार्य है या आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 35 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे मैं बता दूं ये वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक है। चलिए, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन क्या है। देखिए, विज्ञापन का क्या मतलब, जो प्रचार वगैरह हम करते हैं ना, उसका सबसे महंगा साधन कौन है। ये विज्ञापन या व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन या जनसंपर्क। तो इसका अंदाजा लगाइए कि 36 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, व्यक्तिगत विक्रय। अगर आप हर व्यक्ति को जाकर विक्रय कर रहे हैं तो बहुत आपको महंगा पड़ेगा वो साधन जो आप विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, प्रचार करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। उत्पाद अंतराल्य मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है कौन है, विपणन है या उत्पादन है या वित्तीय, ये सभी। तो जल्दी बताइए 37 का आंसर क्या होगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, वैसे बता दूँ ये क्या होगा, विपणन होगा। 38, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। देखिए, विपणन प्रबंध का अवधारणा का जन्म स्थान कहाँ है, इससे पहले हम देख चुके हैं। वैसे बता दें इंग्लैंड या भी फ्रांस या इंग्लैंड या अमेरिका या फ्रांस या जापान या डी जापान। अगर आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसे बता दो। इसका सही आंसर जो होगा अमेरिका होगा। क्या होगा, अमेरिका। चलिए, विज्ञापन का माध्यम है, विज्ञापन का माध्यम नमूने, प्रीमियम, कैलेंडर व डायरी या प्रदर्शन। देखिए, विज्ञापन प्रचार का क्या क्या तरीका है, यही पूछ रहा है कि प्रचार करने का जो तरीका। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना अच्छे से तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो जल्दी बताइए कि 39 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। कैलेंडर और डायरी के जरिए हम अच्छे से प्रचार कर पाते हैं और सस्ते तरीके से प्रचार कर पाते हैं। ठीक है ना, विज्ञापन है, हम जो प्रचार करते हैं वो अपने फ्यूचर के लिए एक तरह से क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, विनियोग है, आवश्यक होगा, धन की बर्बादी, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 40 का आंसर जो होगा क्या होगा। तो क्या होगा 40 का आंसर, इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। जो हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, वो एक तरह से इन्वेस्ट ही कर रहे हैं ना। तो 42। चलिए, 40 प्रबंध कितने स्तर के होते हैं। तो बुक पढ़ोगे तो आसानी से बता दीजिएगा प्रबंध कितने स्तर के होते हैं। ये 3 स्तर या B4 आंसर या C5 या D6। तो जल्दी बताइए कि 41 का जो आंसर होगा वो प्रबंध जो होते हैं 3 स्तर के होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। समझ गए, कौन कौन स्तर के होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है,
देखिए, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, कर्मचारी के प्रति है, सरकार के प्रति है, समाज के प्रति। तो जल्दी बताइए 42 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। ये प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है ना, वो सभी के प्रति, किसी एक के प्रति रहेगा तो उसका कंपनी संस्था चलेगा नहीं चलेगा। तो उसका जो दायित्व होता है ना, उत्तरदायित्व, वो सभी के प्रति होना चाहिए। देखिए, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रबंध एक पेशा है, यह किसका कथन है, ये जॉर्ज आर टेरी का, अमेरिका प्रबंध है, ये हेनरी फील्ड टेलर का। जल्दी बताइए 43 का जो आंसर है वो क्या होगा। ऐसे बता दूं कि अमेरिका प्रबंध एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म थी अमेरिका मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होगा। अगर पूछ दे तो आराम से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है, एल्फी एप्ले का, या फिर आर.डी. डेविस का, या फिर किथ एंड क्या है गुबेलिन का, या हैरी फॉल का। जल्दी बताइए 44 का जो आंसर है ना वो क्या होगा। मैं बता दूं ई होगा, एल्फी एप्ले का। क्या होगा, एल्फी एप्ले का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, मानवीय संसाधन, कुशल प्रबंध। तो इसका जो आंसर होगा कुशल प्रबंध। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ रहेगा, कुशल अच्छा प्रबंध नहीं रहेगा ना, तो आपका देश विकास नहीं कर सकता है। तो 45 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कुशल प्रबंध बहुत मायने रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है मेरा, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। देखिए उच्च स्तर, जैसे कि आप पहले ही देख चुके प्रबंध के 3 स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर और उच्च स्तर। देखिए उच्च स्तर प्रबंध के लिए अपने समय का भाग व्यय करता है। देखिए ये 35% या 50%, 75% यानी 100%। जल्दी बताइए 46 का आंसर होगा वो क्या होगा, वो 35% जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट में समय व्यतीत करता उच्च स्तर के प्रबंध। देखिए प्रबंध का सार है, जब इसको रट ही लीजिए, ये क्वेश्चन आपको रहेगा ही, ये हर हाल में ये क्वेश्चन रहेगा कि प्रबंध का सार क्या है। तो बता दूं प्रबंध का जो सार है ना वो समन्वय होगा, ये नियोजन या संगठन या स्टाफिंग नहीं होगा, ये समन्वय होगा। क्या होगा, ये समन्वय जो है ये प्रबंध का सार, ये क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम होता है वो हर बार ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अरे यार, हाँ देखिए इसका हम बता रहे थे कि प्रबंध का सार जो होगा इस समन्वय होगा। चलिए समन्वय स्थापित किया जाता है समूह के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध कर्मचारियों के मध्य, ये उपयोग सभी। तो जल्दी बताइए 42 का आंसर क्या होगा। समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय का क्या मतलब होता है कि अच्छा मित्रता यानी कि दोस्ती की भावना जो स्थापित किया जाता है वो कहाँ, अकेले में तो दोस्ती हम कर नहीं सकते किसी से, जब समूह में रहेंगे उसी के बीच में समूहों के मध्य। तो इसका जो आंसर होगा ना समूहों के मध्य, बिटवीन ग्रुप्स। कुंटज ओ डोनल के अनुसार प्रबंध के कार्य है। देखिए सबके अनुसार ना अलग अलग प्रबंध के अलग अलग, यानी कि 4, 6, 8, 10 किसी की सब का अनुसार। तो यहाँ पूछ रहा है कि कुंटज ओ डोनल के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो जल्दी बताइए 59 का जो आंसर होगा वो क्या होगा और इसके अनुसार कितना है प्रबंध के कार्य। तो मैं बताओ तो इसके अनुसार जो है सिर्फ 2 है, कुंटज ओ डोनल से प्रबंध का कार्य सिर्फ 2 है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य, देखिए मोटिवेशन ही देना कार्य है। सर्वाधिक कार्य क्या होगा, ये अभिप्रेरणा। क्या होगा 50 का आंसर क्या होगा, बी होगा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। चलिए 51 है कि संगठन स्वतः निर्मित होता है, क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक या विभागीय। जल्दी बताइए कि 51 का जो आंसर है वो क्या होगा। मैं बता दूं कि संगठन स्वतः, देखिए औपचारिक का, अनौपचारिक का क्या मतलब होता है ना अलिखित, औपचारिक का क्या मतलब होता है कि लिखा हुआ होना चाहिए, अनौपचारिक सिर्फ बोला हुआ होना चाहिए कि हाँ चलिए ऐसे होगा और ये ऐसे करना वैसे करना, और इसका मतलब ये लिखित होगा। तो समझे, संगठन स्वतः निर्मित होता है। देखिए अपने आप जो निर्माण हो जाए ना उसे इनफॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। देखिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, दैनिक कार्य, गोपनीय कार्य, साधारण कार्य, सरल कार्य। देखिए अधिकार का जो आपका हक है उसको हस्तांतरण नहीं कर सकते। तो सोचिए कि इसमें से सबका इतना चारों में से इससे सही आंसर कौन सा होगा। अगर आपको पता है तो आराम से कमेंट कीजिए 52 का आंसर। गोपनीय, देखिए सीक्रेट वर्क जो होगा ना उसको हमने किसी को हस्तांतरण दे सकते हैं, यानी किसी को क्या मतलब अपना हक हम किसी को दे सकते हैं, जो मेरा पर्सनल वर्क होगा वो तो हम नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। देखिए प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। देखिए अधिकार का, मानव शक्ति का, प्रोत्साहन का या पदोन्नति का। तो जल्दी बताइए 53 का जो आंसर है वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए क्या होगा, अधिकार का, प्रभावशाली अधिकार का हस्तांतरण के उत्तरदायित्व का होना
उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। किस चीज़ का? अधिकार का। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, अधिकार अंतरण किया जा सकता। अधिकार अंतरण किया जा सकता, अधिकार का उत्तरदायित्व का जवाबदेही क्या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 54 का जो आंसर है वो क्या होगा। बस बता दो 54 का जो आंसर होगा वो ए होगा, अथॉरिटी का, अधिकार का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 55, उत्तरदायित्व होता है। देखिए उत्तरदायित्व क्या होता है? अधीनस्थ का, अधिकारी का, या ए बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 55 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। मैं बता दूं क्या होगा, अधिकारी का, ऑफिसर का। ठीक है। प्रबंध प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारार्पण द्वारा, केंद्रीय, ये भी केंद्रीकरण सभी के द्वारा। तो जल्दी बताइए 56 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, अगर पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उसमें बता ही दे रहा हूँ कि भार अर्पण द्वारा। भार अर्पण का क्या मतलब होता है ना, थ्रो द डिजेशन, मतलब अपना हक हम किसी और को दे रहे हैं, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो काम को बांट देना। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अधिकार के भार अर्पण का अर्थ अधीनस्थों को भार अर्पण, क्या कार्य का, कार्य संबंधित अधिकार का, दायित्व का, उत्तरदायित्व है। तो जल्दी बताइए कि 57 का जो आंसर है वो क्या होगा। पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए अधिकार का भारार्पण तो क्या हुआ, कार्य एवं संबंध। हम कार्य को ही नहीं कर सकते और कुछ तो कुछ नहीं कर सकते, जो मेरा वर्क है उसी को हम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा, बड़े आकार वाले उपकरण में भारार्पण होता है, अनिवार्य है, ऐच्छिक, आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए 58 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा बता दें। देखिए जब भी बड़े आकार वाले उपकरण, जब बड़ा कंपनी होगा तो हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं, अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते, उसके लिए काम को बांटना होगा, भारार्पण करना होगा। तो जो भारार्पण है ना आवश्यक है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। क्या वो, चलिए आगे देखते हैं 59 एंड 56। चलिए यहाँ देखिए 59। देखिए प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। देखिए प्रभावी भारार्पण के लिए क्या आवश्यक है, संपर्क की सुविधा होना, सहयोग एवं समन्वय का वातावरण, अधिकारों का स्पष्ट। तो क्या ये सभी होना चाहिए प्रभावी भारार्पण के लिए। जब भी आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि इफेक्टिव रिलेशन के लिए क्या हो, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। 59 का आंसर क्या होगा, वो डी होगा। 60, संगठन के जीवन में भर्ती होती है। संगठन के जीवन में भर्ती होती है निरंतर, कभी कभी एक बार या दो बार। तो जल्दी बताइए कि 60 का जो आंसर होगा ये क्या होगा, निरंतर संगठन के जीवन में भर्ती होती है। देखिए हमारी कंपनी है, उससे जो एम्प्लॉय होता है वो लाइफ टाइम में भर्ती होते रहता है, तो क्या होगा, कंटिन्यू रहता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आस्ते हैं। क्या होगा 61 का आंसर है, ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा। वैसे बता दें 61 का जो आंसर होगा, माल क्रय करने के पुनः विक्रय न करने वाला व्यक्ति। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु होती है। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है। तो जल्दी बताइए 62 का आंसर क्या होगा। जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है। 62 का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए निम्न में से कौन सरकारी संगठन नहीं है। मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, मुंबई संघ कोलकाता, या उपभोक्ता शिक्षा एवं शोधन केंद्र, या उपभोक्ता। क्या जल्दी बताइए 63 का आंसर वो क्या होगा। मैं बता दूं 63 का जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 63 का जो आंसर होगा वो सी होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 64 जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आते हैं, जिला फॉर्म से, राज्य आयोग से, राष्ट्रीय आयोग से, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए कि 64 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये उपयुक्त सभी से होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है। देखिए वाइस, कॉमन कॉज, या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 65 का आंसर क्या होगा। पता है तो कमेंट कर दीजिए। मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ए बी दोनों होगा। देखिए भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीद पर रसीद प्राप्त करना, अपने अधिकार के प्रति सचेत। तो क्या होगा इसका आंसर, इनमें से सभी होगा। क्या उपभोक्ता, क्या उपभोक्ता कौन हुए, जो मान लीजिए ये पेन ही है, पेन हम इसको परचेज किए तो हम उपभोक्ता हुए पेन खरीदने का। तो इस ये पेन खरीदते समय वो क्या क्या ध्यान देना चाहिए। ये पेन खरीदते समय हमको गुणवत्ता के प्रति सचेत रहना चाहिए, ये किस क्वालिटी का पेन है, कैसा है इसका इंक है। खरीदने पर रसीद, जब हम पेन खरीद रहे हैं अच्छा ज़्यादा, यानी कि 2-3 रुपये का पेन खरीद रहे हैं तो उसमें क्या रसीद मांगेंगे। लेकिन जब भी हम 50-60 रुपये का पेन खरीद रहे हैं तो उस पर हम रसीद मांगने का अधिकार है मेरा। अपने अधिकार के प्रति सचेत, जो मेरा अधिकार है उसके प्रति हमको सचेत रहना। तो क्या होगा 66 का आंसर डी होगा। चलिए आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए 67, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। देखिए 5 लाख तक, अरे यार
देखिए क्या है, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, या 15 लाख तक, या 10 करोड़ तक। तो जल्दी बताइए 67 का आंसर क्या होगा। राज्य आयोग जो विवादों का निपटारा कर सकता है कितना तक, 10 करोड़ तक। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्यकर्ता से आशय है, उपभोक्ता से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए 68 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वैसे इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 69 है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या समझ आए, सभी के प्रति। तो इसका आंसर क्या होगा, इससे पहले भी देख चुके हैं प्रबंध का क्या उत्तरदायित्व, ये सभी के प्रति। 69 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे का मेरा क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। 69 तक हम देख चुके हैं, 69 का आंसर डी होगा। और आगे हम देखते हैं क्या होगा। देखिए 70 आंसर मेरा, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन किसका है, एप्ले का, या आर्डियंस है, किट से, गुलोती, हेनरी फुल का। 70 का आंसर अगर पता है तो आपको जल्दी से कमेंट कर दें, नहीं तो मैं बताऊंगा ही किसके अनुसार, एलपी एप्ले का। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। नीति निर्धारण कार्य, देखिए नीति निर्धारण कार्य है उच्च प्रबंध स्तरीय द्वारा, मध्य स्तरीय द्वारा, या परिचालन, या उपयुक्त सभी। ये जो नियम बनाता है वो कौन सा निर्धारण करता है, वो कौन है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। 71 का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो नीति जो बनाएगा, रूल जो बनाएगा, कौन बनाएगा, उच्च स्तर का प्रबंध ही तो बनाएगा। छोटे स्तर का प्रबंध तो अपना मन से रूल तो बना नहीं सकता है। तो 72 का आंसर क्या होगा, देखिए प्रबंध विज्ञान के रूप में है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, पूर्ण विज्ञान के रूप में, सरल विज्ञान के रूप में, स्वयं विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 72 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। मैं बता दूं, एक सरल विज्ञान, एक सिंपल साइंस के रूप में। चलिए क्वेश्चन मेरा 73 है कि 73 निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। लाभ अर्जन, संगठन का विकास करना, रोजगार प्रदान करना, नीति निर्धारण करना। तो 73 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो नीति निर्धारण करने का उद्देश्य नहीं, ये रूल यानी पॉलिसी डिपार्टमेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रबंध एक उत्कृष्ट उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि डैश सम्मिलित है। क्योंकि डैश सम्मिलित है, इसमें क्या, मनुष्य, या मुद्रा, या मशीन, या क्या होगा, ऐसा मांग 74 का आंसर। जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 74 का जो आंसर होगा वो मशीन की वजह से हस्तांतरण सम्मिलित है। देखिए समन्वय स्थापित किया जाता है, हमेशा बताया समन्वय का क्या मतलब होता है, मित्रता, दोस्ती की भावना, झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, वैसा कंडीशन बनाना। तो किसके बीच, अकेले तो हम कर नहीं सकते वैसा कंडीशन, हमेशा हम किसके बीच कर सकते हैं, समूह के मध्य कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है मेरा। देखिए समन्वय स्थापित किया, देख लीजिए समूह के मध्य किया जा सकता है। प्रबंध एक अदृश्य है, शक्ति का, कार्य का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 76 का जो आंसर है वो क्या होगा। मैं बता दूं, ये शक्ति का, किसका अदृश्य है, किसका, तो शक्ति का, ए पावर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रबंध एक भाग है, प्रशासन का, सरकार का, या दोनों का, या किसी का भी नहीं। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका 77 का आंसर क्या होगा, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है मेरा, आधुनिक व्यवसाय में डैश की महती आवश्यकता होती है, प्रशासन की, प्रबंधन की, दोनों की, या कोई नहीं। जल्दी बताइए, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दिए। 78 का आंसर क्या होगा, किसका आवश्यकता है, तो प्रबंध की महती आवश्यकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका, तो प्रबंध का, मैनेजमेंट का। देखिए 79 पर्यवेक्षण का प्रबंध का डैश स्तर है। पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण का मतलब क्या है, जिसको हम सुपरविजन, मैनेजमेंट, सुपरविजन कहते हैं। तो 79 का आंसर वो क्या होगा, और पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो बता दो। ये पर्यवेक्षण है ना, ये सबसे निम्न, लो लेवल का आता है। फोरमैन जो होता है ना, उसी को पर्यवेक्षण कहते हैं। तो क्या होगा, फोरमैन क्या है, फोर यानी कि सबसे निम्न लेवल, नीचे लोअर लेवल का है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, निम्न लेवल का, लोअर लेवल का। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। जल्दी बताइए, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। कामकाजी घंटों में वृद्धि करना, पहल क्षमता, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या क्या उपांतरित तकनीकों का अपनाना। जल्दी बताइए 80 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। 80 का जो आंसर होगा, कामकाजी घंटों में वृद्धि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, प्रबंध के उद्देश्यपूर्ण, विशेष प्रक्रिया, या सार्वभौमिक, या प्रबंध का स्वामित्व से अलग नहीं। तो जल्दी बताइए कि 81 का आंसर क्या होगा। वैसे बता दो, प्रबंध के स्वामित्व से अलग नहीं। क्या होगा इसका आंसर, डी। देखिए प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे ए फेयोल, या बी टेलर, या सी टेरी, या डी वॉट्स थे। जल्दी बताइए कि 82 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। ये प्रशासनिक प्रबंध जो है ना, उसके जो प्रस्तुतकर्ता थे फेयोल जी थे। कौन थे, फेयोल साहब थे। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था। देखिए हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था, 84 ये क्वेश्चन कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेनरी फ्यूल जी का जो जन्म हुआ था ना,
वो जापान में भी, फ्रांस से, जर्मनी, अमेरिका में। तो इसका क्या होगा ना, हेनरी तो कहाँ, फ्रांस से जन्म हुआ था हेनरी फ्यूल जी का। कहाँ, ये 100% सही है, फ्रांस से जन्म हुआ था। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है, ये पूछ रहे हैं कि हेनरी फ्यूल के जो प्रबंध के कितने सिद्धांत है, तो जल्दी बताइए कि 84 का जो आंसर होगा वो 14 है। हेनरी फ्यूल जो प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। चलिए, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, एच.एफ. हर्सन या ड्राइवर या F.W. टेलर या चार्ल्स बेबेज। जैसा कि चार्ल्स को जानते हो, कंप्यूटर के जन्मदाता है। और ये पूछ रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो F.W. टेलर होगा। 85 का जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, F.W. टेलर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 और 89 देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है मेरा, F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिक के कार्य घंटों में होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं, औसत। तो जल्दी बताइए कि 86 का जो आंसर होगा वो क्या होता है, कमी होता है ना। वैज्ञानिक प्रबंध से कमी होगा ना। वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन होता है, अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, औसत। तो जल्दी बताइए कि 87 का आंसर, दिमाग लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, अधिकतम। क्वेश्चन नंबर मेरा 89 है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे। वैज्ञानिक प्रबंध के कौन जनक थे, तो टेलर जी थे ना वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। 88 का आंसर क्या होगा, 88 का आंसर बी होगा ना। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे, तो टेलर ही थे। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था, तो जल्दी बताइए कि 89 का जो आंसर है वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म हुआ था ना 1913 में हुआ था। देखिए, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, कम दी जाती थी। तो कितना, बहुत कम दी जाती थी परंपरागत, यानी कि काफ़ी। 90 का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए, निम्नलिखित तो कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, तो समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार या कठोरता है, अत्यधिक लाभ। जल्दी बताइए कि 91 का आंसर क्या होगा। अगर पता है तो कमेंट कर दिए, उसे बता दो, अत्यधिक लागत का। देखिए, एक अच्छी योजना होती है, योजना का क्या मतलब, प्लानिंग, एक गुड प्लान। तो कैसा होना चाहिए, खर्चीली या समय लेने वाली या लोचपूर्ण सही। देखिए, खर्चीली का मतलब तो समझिए आप प्लानिंग कर रहे हैं और चाहे मेरा प्लानिंग खर्चीला हो, ज़्यादा पैसा खर्च हो, या समय लेने वाली हो, तो हम क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल हो, यानी कि मेरा जो कंडीशन चल रहा है उस कंडीशन के हिसाब से अपना बना सके। तो क्या होगा इसका आंसर, सही होगा, सी आंसर होगा। देखिए, नियोजन है, लक्ष्य के मानसिक प्रक्रिया या उद्देश्य के, ये सभी। तो जल्दी बताइए 93 का आंसर क्या, कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको आंसर मिल जाए। तो क्या, मानसिक प्रक्रिया, हम दिमाग से नहीं प्लान करते हैं। बजट का अर्थ है निष्पादन, नियोजन, लक्ष्य, भविष्य के कार्य। तो जल्दी बताइए कि 94 का जो आंसर होगा ना वो निष्पादन, नियोजन, लक्ष्य है, बजट है। देखिए 95, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, निष्पादन, नियोजन, लक्ष्य, बजट का अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन किसका है। तो जल्दी बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा एग्जाम में आपको। देखिए, न्यू मैंने क्या, हॉलिंग एलन के अनुसार, टेरी के अनुसार, किसके अनुसार, 95 का आंसर। जल्दी कमेंट कीजिए, मैं उसे बता दूँ। 95 का आंसर जो होगा ए होगा। देखिए, नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के, ये सभी के लिए। क्या होगा, तो 96 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस होगा। तो चलिए हम लास्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, नियोजन प्रबंध का कार्य है। देखिए, नियोजन प्रबंध का कार्य है, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य, इनमें से सब। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा, ये इनमें से सभी होगा। 97 का जो आंसर होगा ना वो इनमें से सभी होगा। देखिए, डैश एक ऐसी विधि जो कार्यों को पूरा करती है, प्रक्रिया को, उद्योग को, उद्देश्य को, व्यापार को। जल्दी बताइए 98 का आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, व्यापार को। ठीक है, नियोजन आधारित है भूतकाल पर। देखिए, प्लानिंग हम कभी अपना पास्ट के लिए कर सकते हैं नहीं, इसका ये भी नहीं होगा। आने वाले पर, फॉरवर्ड में, भविष्य के लिए, ये सभी। तो हम जब भी प्लानिंग करेंगे तो वो भविष्य के लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। चलिए, हाँ, भारत में उद्यमिता का विकास कार्यक्रम रहा, भारत में उद्यमिता विकास का कार्यक्रम सफल रहा, असफल रहा, सुधार किया जा सकता है। तो एकदम सफल नहीं रहा तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। चलिए, कंप्लीट होता है सेट 1। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा, तो उसमें सेट 2 का भी वीडियो अपलोड होगा, और एक नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन सब आप जितना देख रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन सबका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए।